हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद, हर्ष एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में समास के तीसरे भेद को पढ़ेंगे। तीसरा भेद है समास का द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। सबसे पहले देखिए, द्वंद्व समास किसे कहते हैं। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है। वह समास जिसका कोई एक पद नहीं बल्कि समस्त पद प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए, द्वंद्व समास किसे कहते हैं। द्वंद्व अर्थात ऐसा समासिक पद जिसके दोनों पद क्या हो भैया, प्रधान हो, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो वह समास जिसका कोई एक नहीं बल्कि सभी पद प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। परिभाषा लिख लीजिए। वह समास जिसका एक नहीं बल्कि सभी पद प्रधान हो। सभी पद प्रधान हो। कह रहे हैं वह समास जिसका एक नहीं बल्कि सभी पद प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए, वह समास जिसका एक नहीं बल्कि सभी पद प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अथवा एक और परिभाषा देख लीजिए। वह समास जिसके सभी पद महत्व रखते हैं। जिसके सभी पद महत्व रखते हैं। जिसके सभी पद महत्व रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अर्थात जानते रहिएगा, द्वंद्व समास में द्वंद्व अर्थात दोनों पद प्रधान होते हैं। वह समास जिसके सभी पद महत्व रखते हैं, अर्थात जब महत्व रखेंगे सभी पद ही क्या होंगे, प्रधान होंगे, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। वह समास जिसका एक नहीं बल्कि सभी पद प्रधान होते हैं। और समास में ध्यान दीजिएगा, दो ही पद होता है, पूर्व पद या पहला पद, और बाद वाला पद ही उत्तर पद का जाता है। अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए, जैसे सीताराम, जैसे कह दिया जाए सीताराम। सीताराम में सीता क्या है, पूर्व पद है। सीता क्या है, पूर्व पद है। राम क्या है, उत्तर पद है। देखिए, सीताराम कहने से सीता और राम, सीता का भी महत्व है और राम का भी महत्व है। दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, क्योंकि सीता कहने से सीता का बोध हो रहा है, राम कहने से राम का बोध हो रहा है। अर्थात इस पद में दोनों पद क्या है, प्रधान है। अगर वाक्य के रूप में कहेंगे, जैसे सीताराम पढ़ रहे हैं। सीताराम पढ़ रहे हैं, अर्थात इसमें जो पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, सीता भी कर रही है पढ़ने का कार्य, राम भी कर रहे हैं। सीता और राम दोनों पढ़ रहे हैं। अर्थात वह समास जिसका एक नहीं बल्कि दोनों पद क्या हो भैया, प्रधान हो, सभी पद प्रधान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे हानि लाभ, जैसे एक और उदाहरण, हानि लाभ। जैसे वाक्य प्रयोग कर दिया जाए, व्यापार में हानि लाभ होते रहते हैं। व्यापार में हानि लाभ होते रहते हैं।
अर्थात हानि भी होता रहता है और लाभ भी होता रहता है। दोनों पद प्रधान है तो वाक्य प्रयोग में था। तो हानि क्या है? पूर्व पद, और यह क्या है भैया आपका? लाभ क्या है? उत्तर पद। अर्थात अगर हानि होगा तो पूर्व पद प्रधान होगा, लाभ होगा तो हानि उत्तर पद प्रधान होगा। हानि और लाभ में, व्यापार में हानि और लाभ दोनों हो रहे हैं, इसलिए दोनों पद का महत्व है। अर्थात द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं भैया? प्रधान होते हैं। अब देख लीजिए द्वंद्व समास के भेद, इसको मिटा रहे हैं, देख लीजिए। देखिए सीता और राम की बात करेंगे। सीता पूर्व पद है, राम उत्तर पद है। सीता और राम पढ़ रहे हैं, अर्थात पढ़ने का कार्य दोनों कर रहे हैं। सीता और राम दोनों कर रहे हैं, इसलिए सीता और राम दोनों प्रधान हैं। दोनों अपने जगह व्यक्ति विशेष है, दोनों का प्रधानता है, दोनों व्यक्तियों की प्रधानता है। और हानि और लाभ, जैसे व्यापार में हानि लाभ होते रहते हैं, कभी हानि होता है कभी लाभ होता है, इसलिए द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। देखिए हेडिंग डाल लीजिए, द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के भेद। देखिए द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? इसके निम्नलिखित 3 भेद हैं। इसके निम्नलिखित कितने भेद हैं भैया? 3 भेद हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास पहला है इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास, दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास, और तीसरा है समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास। ध्यान दीजिएगा द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? द्वंद्व समास के निम्नलिखित 3 भेद हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास, तीसरा है समाहार द्वंद्व समास। और हम इसमें जो है द्वंद्व समास के एक एक भाग को हम पढ़ेंगे। इतरेतर द्वंद्व समास न 1 2 3 कह सकते हैं, तो आप कहना चाहें यह भी रोमन अंक लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 चल रहा है। ठीक है, तो द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? 3 हैं। इतरेतर द्वंद्व समास है, वैकल्पिक द्वंद्व समास है, और समाहार द्वंद्व समास है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इतरेतर द्वंद्व समास कहते किसे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर लीजिएगा। सबसे पहला पढ़ेंगे इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास वह समास जिसके पद एक साथ आने पर भी अपना अलग अलग कहा जाए, पृथक पृथक महत्व रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। लिख लीजिए, वह समास जिसके पद एक साथ आने पर भी, वह समास जिसके पद एक साथ आने पर भी अलग अलग कहना चाहे तो पृथक पृथक भी कह सकते हैं। अलग अलग या पृथक पृथक महत्व रखते हैं। हो उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। करें वह समास जिसके पद एक साथ आने पर भी अपना अलग अलग या पृथक पृथक महत्व रखते हैं। अर्थात अलग अलग पद प्रधान होते हैं। महत्व रखना मतलब प्रधान होते हैं या फिर पृथक पृथक
पद मतलब पृथक पृथक महत्व रखते हैं, उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। वह समास जिसके पद एक साथ आने पर भी अलग अलग या पृथक पृथक महत्व रखते हैं या फिर अलग अलग पदों की प्रधानता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। उसे हम इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए, इतरेतर का अगर हम समास विग्रह करेंगे, इतर प्लस इतर, ई का आई में परिवर्तन हो जाता है, बराबर इतरेतर हो जाएगा। इतर मतलब अलग, इतर मतलब होता है अलग या यन, और इसका इतर का मतलब होता है अलग या अन्य हो जाएगा। तो इतरेतर, इतर प्लस इतर, इतरेतर का अगर समास हम संधि विग्रह करेंगे, इतर प्लस इतर होगा। इतर का अर्थ होता है अलग या अन्य, इतर का भी अर्थ होता है अलग या अन्य, अर्थात वह समास जिसके पद एक साथ आने पर भी अलग अलग या पृथक पृथक क्या करते हैं? महत्व रखते हैं, उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए, यहाँ हेडिंग डाल लीजिए, इतरेतर द्वंद्व समास निम्नलिखित स्थितियों में होता है। हेडिंग डाल लीजिएगा, इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास निम्नलिखित स्थितियों में होता है। निम्नलिखित स्थितियों में होता है, अर्थात इतरेतर द्वंद्व समास निम्नलिखित स्थितियों में होता है। किन किन स्थितियों में होता है? देखिए, पहला है स्त्रीलिंग प्लस पुल्लिंग, स्त्रीलिंग प्लस पुल्लिंग, अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द एक बार आएंगे। दूसरा किस स्थितियों में होता है? पुल्लिंग प्लस स्त्रीलिंग, पहले पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग होता है, सॉरी, पुल्लिंग प्लस स्त्रीलिंग। और तीसरा किस स्थितियों में होता है? स्त्रीलिंग प्लस स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग प्लस स्त्रीलिंग। और चौथा घ किस स्थितियों में होता है? पुल्लिंग प्लस पुल्लिंग, पुल्लिंग प्लस पुल्लिंग, या फिर दोनों पुल्लिंग ही शब्द होंगे, पुल्लिंग। और पांचवा किन स्थितियों में होता है? ऐसी संख्या जो लिखने में एक ही हो किंतु बोलने में दो प्रतीत हो। ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो लिखने में एक हो, जो लिखने में एक हो, ऐसी संख्या जो लिखने में एक हो किंतु बोलने में दो प्रतीत हो, किंतु बोलने में दो प्रतीत हो, किंतु बोलने में क्या हो भैया? दो प्रतीत हो। ठीक है, इन्हीं स्थितियों में होता है। देखिए, इतरेतर द्वंद्व समास निम्नलिखित स्थितियों में होता है। कब? या फिर स्त्रीलिंग शब्द हो या फिर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द दोनों एक साथ में है। जैसे सीता और राम कह रहे थे, सीता स्त्रीलिंग है, राम क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जैसे शब्द है, अर्थात पहला शब्द पुल्लिंग हो, दूसरा क्या हो? स्त्रीलिंग हो, या फिर दोनों शब्द ही क्या हो? स्त्रीलिंग हो, या फिर दोनों ही शब्द क्या हो? पुल्लिंग हो। लेकिन जब दोनों शब्द पुल्लिंग होंगे, दोनों की प्रधानता होगी, दोनों स्त्रीलिंग होंगे, दोनों पदों की प्रधानता होंगी, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होंगे, दोनों पदों की प्रधानता होंगी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग होंगे, दोनों पदों की प्रधानता होंगी। अर्थात ऐसी संख्या जो लिखने में एक हो, लिखने में कैसी भैया? एक हो, लेकिन बोलने में कैसी प्रतीत हो? दो प्रतीत हो, वहां पर भी कौन सा समास होता है? इतरेतर द्वंद्व समास होता है। यह किसका भेद है? द्वंद्व समास का ही तो भेद है, इतरेतर द्वंद्व समास होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पुल्लिंग जो होंगे, सभी क्या होंगे? ध्यान दीजिएगा, सजीव में होंगे। किसमें होंगे? सजीव में होंगे। सभी शब्द किसमें होंगे? सजीव में होंगे। थोड़ा ये भी देख लीजिए, पदों का विग्रह करने पर
यह भी लिख लीजिएगा नोट करने पर, नोट करके कहीं पर। पदों का विग्रह करने पर, जब इन समासिक पदों का विग्रह करते हैं, पदों का विग्रह करते समय, विग्रह करते समय, पदों का विग्रह करते समय पदों के बीच में, विग्रह करते समय पदों के बीच में, पदों के बीच में और एवं ओ व, और एवं व, और एवं व तथा का प्रयोग करते हैं, तथा का प्रयोग करते हैं, यह भी लिख लीजिएगा। ठीक है, ये इतना चीज़ों का कह रहे हैं। पदों का विग्रह करते समय, जब इतरेतर द्वंद्व समास का जब भी विग्रह करते हैं, पदों का विग्रह करते समय पदों के बीच में और एवं व तथा का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द होंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द होगा, जो स्त्रीलिंग शब्द होंगे, पुल्लिंग शब्द होंगे, इन चारों में ये सभी शब्द कैसे होंगे? सजीव में होंगे। इतना ध्यान दीजिएगा, निर्जीव में नहीं होंगे। सजीव और निर्जीव, अर्थात जो सजीव होंगे उन्हीं में भी इतरेतर द्वंद्व समास होता है। चलिए अब सबसे पहला हम पढ़ना चालू करेंगे स्त्रीलिंग प्लस पुल्लिंग में, क्योंकि इतरेतर द्वंद्व समास निम्नलिखित स्थितियों में होता है। किन किन स्थितियों में इतरेतर द्वंद्व समास होता है? या तो स्त्रीलिंग प्लस पुल्लिंग शब्द होंगे, या फिर पुल्लिंग होगा और स्त्रीलिंग शब्द होंगे, या फिर स्त्रीलिंग ही शब्द होंगे, या फिर पुल्लिंग ही शब्द होंगे। अर्थात ऐसी संख्या जो लिखने में एक हो किंतु बोलने में कैसी प्रतीत हो? दो प्रतीत हो, उसे हम क्या कहते हैं? इतरेतर द्वंद्व समास ही उसमें होता है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे स्त्रीलिंग प्लस पुल्लिंग शब्दों में इतरेतर द्वंद्व समास। इसको हम मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख लीजिएगा। थोड़ा ये भी जानते रहिएगा, पदों का विग्रह करते समय पदों के बीच में और एवं व तथा का प्रयोग करते हैं। इसको भी नोट करके क्या करिएगा? लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इतरेतर द्वंद्व समास में स्त्रीलिंग प्लस पुल्लिंग शब्द। स्त्रीलिंग प्लस पुल्लिंग शब्द। सबसे पहला क्या था? स्त्रीलिंग प्लस पुल्लिंग शब्द। अर्थात जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द होंगे उसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। लेकिन कौन सा? इतरेतर द्वंद्व समास। जैसे कहा जाए माता पिता, जैसे माता पिता, विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा? माता और क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। जैसे राधा कृष्ण, स्त्रीलिंग, पहला शब्द देखिए क्या स्त्रीलिंग है, दूसरा पुल्लिंग है। जैसे राधा कृष्ण, इसका भी समास विग्रह करेंगे, राधा और क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। राधा और कृष्ण हो जाएगा। और जैसे कह रहे हैं गौरी शंकर, गौरी शंकर, गौरी शंकर कहने से गौरी और शंकर का ही बोध होता है। गौरी शंकर, गौरी और शंकर, शंकर कहने से शिव जी का बोध, गौरी कहने से पार्वती का बोध होगा। सीताराम, जैसे सीताराम, देखिए सीता और क्या हो जाएगा? सीता और राम हो जाएगा। गौरी शंकर, योजक चिन्ह लगा दीजिए। गौरी और शंकर, देखिए पहला पद क्या है? स्त्रीलिंग है, दूसरा शब्द क्या है? पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों में, अर्थात पहला पद स्त्रीलिंग हो दूसरा पुल्लिंग शब्द हो, उसमें भी कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। लेकिन कौन सा? इतरेतर द्वंद्व समास होता है, क्योंकि दोनों का अलग अलग महत्व, पृथक पृथक महत्व है। अब दूसरा क्या है? ख क्या था? ख है पुल्लिंग प्लस स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग प्लस स्त्रीलिंग शब्द। अर्थात ऐसे शब्द जिसका पहला पद क्या हो? पुल्लिंग हो और दूसरा पद क्या हो भैया? स्त्रीलिंग हो। जैसे शिव पार्वती, शिव
पार्वती। शिव पार्वती कहने से शिव और पार्वती का बोध होता है। शिव और पार्वती का बोध होता है। जैसे भाई बहन, जैसे भाई बहन। देखिए पहला पद पुल्लिंग है, दूसरा क्या है, स्त्रीलिंग है। पहला पुल्लिंग है, दूसरा स्त्रीलिंग है। भाई और क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। भाई और बहन हो जाएगा। दादा दादी, दादा दादी। दादा दादी कहने से दादा और दादी का बोध हो जाएगा। अर्थात पहला पद क्या है भैया, पुल्लिंग है, और दूसरा पद क्या है, स्त्री। दादी कहने से स्त्री का बोध, दादा कहने से पुल्लिंग का बोध होता है। नाना नानी, नाना नानी। नाना और क्या हो जाएगा, नानी हो जाएगा। नाना और नानी हो जाए, नाना और नानी। यह था पहला स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और दूसरा पुल्लिंग प्लस स्त्रीलिंग होता है। अब तीसरा क्या है, क ख के बाद क्या है, ग है। स्त्रीलिंग प्लस स्त्रीलिंग शब्द, अर्थात दोनों कैसे शब्द हो भैया, स्त्रीलिंग शब्द हो। जैसे सीता गीता रामा श्यामा। जैसे सीता गीता, सीता इसका विग्रह करेंगे, सीता और क्या हो जाएंगे, गीता। सीता और गीता। रमा श्यामा, रमा श्यामा। देखिए रमा और क्या हो जाएगा, रमा और श्यामा हो जाएगा। देखिए दोनों पद क्या है, स्त्री। जैसे सीता और गीता कहने से देखिए दोनों पद क्या है, स्त्रीलिंग है। रमा और श्यामा, रमा और श्यामा दोनों पद क्या है, स्त्रीलिंग है। ग के बाद क्या है आपका, घ है। दोनों शब्द कैसे हो भैया, पुल्लिंग प्लस पुल्लिंग हो। अर्थात दोनों शब्द क्या हो, पुल्लिंग प्लस पुल्लिंग शब्द भी क्या कहे जाते हैं, इतरेतर द्वंद्व समास के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे नल राम युधिष्ठिर, नल राम युधिष्ठिर। इसका विग्रह करेंगे, नल और राम और युधिष्ठिर। नल और राम और युधिष्ठिर हो जाएगा। इसका समास विग्रह जब करेंगे तब नल और राम और युधिष्ठिर। राम श्याम, राम श्याम कहने से राम और श्याम का बोध हो जाएगा। श्याम जी कौन थे, काले थे, कृष्ण जी हो जाएगा। तो राम और श्याम का बोध हो जाएगा। यह क्या है, इतरेतर द्वंद्व समास में। इतरेतर द्वंद्व समास निम्नलिखित स्थितियों में होता है। पहले कब होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सम होते हैं। देखिए पहला स्त्रीलिंग दूसरा पुल्लिंग। अब पुल्लिंग प्लस स्त्रीलिंग, अर्थात पहला सत्पुल्लिंग और दूसरा प्लस। अब देखिए दोनों पद क्या है इसमें, माता पिता राधा कृष्ण गौरी शंकर, सीता राम शिव पार्वती, भाई बहन दादा दादी नाना नानी, सीता गीता रमा श्यामा, नल राम युधिष्ठिर, राम श्याम। देखिए दोनों पद क्या है, जितने भी समासिक पद हैं सब में दोनों पद क्या है, प्रधान है। अर्थात द्वंद्व समास है, लेकिन द्वंद्व में पूछा जाए कौन सा है, इतरेतर द्वंद्व समास कहा जाता है। एक और है, ऐसी संख्या जो लिखने में एक किंतु बोलने में दो प्रतीत हो। इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख लीजिएगा। ऐसी संख्या जो लिखने में एक किंतु बोलने में दो प्रतीत हो। ऐसी संख्या ऐसी संख्या जो बोलने में एक किंतु लिखने में जो लिखने में एक गलत हो जाएगा ना, जो लिखने में एक किंतु बोलने में दो प्रतीत हो।
दो प्रतीत हो, वहाँ पर भी कौन सा समास होता है? इतरेतर द्वंद्व समास होता है। अर्थात ऐसी संख्या जो लिखने में एक किंतु बोलने में दो प्रतीत हो, वहाँ पर क्या होता है? इतरेतर द्वंद्व समास होता है। जैसे 24 अगर कहेंगे, 24 का समास विग्रह करेंगे, 4 और 20 हो जाएगा। 4 और 20 अर्थात 20 और 4 को ले लेंगे, क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 4 और 20 बराबर 24। देखिए, जो लिखने में एक है किंतु बोलने में कैसी प्रतीत हो रही है? दो हो रही। 4 और 20, 4 और 20 दो हो रहा है बोलने में, लेकिन लिखने में तो 24 एक ही लिख रहे हैं। जैसे 36 अर्थात 36 का समास विग्रह करेंगे, 6 और 30 हो जाएगा। 6 और क्या हो जाएगा? 30 बराबर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 57 जो लिखने में एक है लेकिन बोलने में क्या है? दो है। 57 कहेंगे, 7 और 50 हो जाएगा। 57 बराबर क्या हो जाएगा? 7 और 50 हो जाएगा। अर्थात 50 और 7 जोड़, 50 में 7 जोड़ेंगे 57, 30 में 6 जोड़ेंगे 36, 20 में 4 जोड़ेंगे 24। जो लिखने में एक है किंतु बोलने में देखिए क्या हो रही है? दो प्रतीत हो रही है। वहाँ पर कौन सा समास है? द्वंद्व है, लेकिन कौन सा द्वंद्व है? इतरेतर द्वंद्व समास है। जैसे 120 120 कहेंगे, अर्थात 100 और 20 हो जाएगा। 120 कह रहे हैं, 120 कहेंगे, इसका हो जाएगा 100 और 20। 100 और 20 ले लेंगे तो 120 होगा ही। अर्थात जो लिखने में एक हो किंतु बोलने में दो हो, तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व होगा। लेकिन द्वंद्व में कौन सा द्वंद्व होगा? इतरेतर द्वंद्व समास होगा। थोड़ा ये नोट करके लिख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। नोट करके क्या लिखेंगे? लिख लीजिए, 1 से 10 तक कोई समास नहीं होता है। 1 से 10 तक अंकों में 1 से 10 तक कोई समास नहीं होता, कोई समास नहीं होता है। 1 से 10 तक कोई समास नहीं होता है, क्योंकि एक भी प्रधान नहीं होता। क्योंकि एक भी प्रधान नहीं होता, अर्थात एक भी प्रधान पद नहीं होता। इसीलिए 1 से 10 तक कोई पद प्रधान नहीं होता। 1 से 10 तक कोई समास नहीं होता, क्योंकि एक भी प्रधान नहीं होता है। क्योंकि एक भी पद प्रधान, एक कहेंगे तो एक ही तो पद प्रधान है, जबकि द्वंद्व समास में क्या है? दोनों पद प्रधान। दो कहेंगे सिर्फ दो का ही बोध हो रहा, 3 कह रहे हैं सिर्फ 3 का ही बोध हो रहा, क्योंकि उसका समास विग्रह नहीं होगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्या जो लिखने में एक हो किंतु बोलने में क्या हो? दो प्रतीत हो, उसे हम क्या कहते हैं? इतरेतर द्वंद्व समास होता है। यह था इतरेतर द्वंद्व समास किन किन स्थितियों में होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा जो है वैकल्पिक द्वंद्व समास। इसको लिख लीजिएगा आप लोग। दूसरा क्या है भैया? वैकल्पिक द्वंद्व समास। दूसरा है वैकल्पिक। दूसरा है, पहला तो हो गया इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास। देखिए, वैकल्पिक द्वंद्व समास किसे कहते हैं? विकल्प प्लस एक। वैकल्पिक का समास विग्रह करेंगे, संविग्रह, विकल्प प्लस एक बराबर वैकल्पिक हो जाएगा। देखिए, वह समास जिसके पदों में विकल्प का बोध हो उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। पहले पर परिभाषा लिख लीजिए। वह समास जिसके पदों से, वह समास जिसके पदों से, वह समास जिसके पदों से विकल्प का बोध होता है, विकल्प का बोध होता है, विकल्प का बोध होता है,
उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। वह समास जिसके पदों से विकल्प का बोध हो उसे वैकल्पिक समास कहते हैं। वह समास जिसके पदों से किसका बोध हो भैया? विकल्प का बोध हो, उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए वैकल्पिक द्वंद्व समास लिख ले। वैकल्पिक द्वंद्व समास जो है निम्न स्थितियों में होती है। यहाँ देखिए वैकल्पिक द्वंद्व समास निम्न स्थितियों में होता है, लिख लीजिए। वैकल्पिक द्वंद्व समास निम्न स्थितियों में होता है। निम्न कह देंगे तो नीचे, निम्न स्थितियों में होता है। ये जो वैकल्पिक द्वंद्व समास है निम्नलिखित स्थितियों में होता है। किन किन स्थितियों में वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है? सबसे पहला देखिए का किन स्थितियों में वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। जैसे जहाँ विलोम शब्दों का समूह हो। पहला, जहाँ विलोम शब्दों का समूह हो। जहाँ विलोम शब्दों का समूह हो वहाँ पर कौन सा समास होता है? वैकल्पिक द्वंद्व तो होता है लेकिन वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। जैसे लाभान, पाप पूर्ण, सजीव निर्जीव, सार्थक निरर्थक, दिन और रात। दूसरा, किन स्थितियों में वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है? यदि दो अलग अलग संख्याएं, यदि दो अलग अलग संख्याएं, यदि दो अलग अलग संख्याएं, यदि दो अलग अलग संख्याएं योजक चिन्ह से जुड़ी हो। अलग अलग संख्याएं योजक चिन्ह से जुड़ी हो तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। देखिए कह रहा है वैकल्पिक द्वंद्व समास निम्न स्थितियों में होता है। कहाँ कहाँ होता है? जहाँ विलोम शब्दों का समूह हो वहाँ पर भी वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है लेकिन वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। यदि दो अलग अलग संख्याएं योजक चिन्ह से जुड़ी हो वहाँ पर भी कौन सा समास होता है? वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जहाँ विलोम शब्दों का समूह हो। जहाँ विलोम शब्दों का समूह हो वहाँ पर कौन सा समास होता है? वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। देखिए वैकल्पिक द्वंद्व समास जिसके पदों से विकल्प का बोध होता है उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। जहाँ विलोम शब्दों का समूह हो वहाँ पर कौन सा समास होता है? वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। देखिए यहाँ लिख लिया, जहाँ विलोम शब्दों का समूह हो वहाँ वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है लेकिन जब भी इनका समास विग्रह करेंगे, लिख लीजिए पदों का विग्रह करते समय, लिख लीजिए पदों का विग्रह करते समय, जब भी वैकल्पिक द्वंद्व समास जहाँ विलोम शब्द होंगे पदों का विग्रह करते समय, जब भी हम पदों का विग्रह करेंगे, विग्रह करते समय पदों के बीच में, पदों के बीच में या अथवा का प्रयोग करते हैं, या अथवा का प्रयोग करते हैं। या करेंगे या तो अथवा का ही निशान लगाएंगे तभी तो विकल्प का बोध होगा। या पदों के बीच में या अथवा का प्रयोग करते हैं। कहाँ? जहाँ विलोम शब्दों का समूह होगा। जब भी ऐसे समासिक शब्दों का हम विग्रह करेंगे, जब भी विग्रह करेंगे पदों के बीच में या अथवा का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए यहाँ पर किसका? जहाँ विलोम शब्दों का समूह हो उसका, जैसे लाभहान का विग्रह करेंगे, लाभ या हान हो जाएंगे। या तो लाभ ही हुआ है या फिर क्या हुई है? हानि ही हुई है, लाभ या हानि। पाप पूर्ण
पाप पुण्य। देखिए जहाँ विलोम शब्दों का देखा, लाभ का विलोम हानि होता है, हानि का विलोम लाभ होता है, पाप का विलोम पुण्य होता है, पुण्य का विलोम पाप होता है, अर्थात विलोम शब्द होंगे। लेकिन जब भी इन पदों का विग्रह करेंगे, पदों के बीच में या अथवा का प्रयोग करते हैं, तो लाभ हानि बराबर लाभ या हानि, पाप पुण्य बराबर पाप या पुण्य, या तो पाप ही होगा या क्या होगा, पुण्य ही होगा। तो अर्थात पदों के बीच में देखिए, पदों वह समास जिसके पदों से विकल्प का बोध हो, अर्थात पाप ही होगा, नहीं तो क्या होगा, पुण्य ही होगा। विकल्प का बोध हो रहा है कि नहीं, पाप या पुण्य। सजीव निर्जीव, सजीव निर्जीव, सजीव निर्जीव का विग्रह करेंगे, सजीव या निर्जीव, सजीव या निर्जीव हो जाएगा। दिन रात, दिन रात का विग्रह करेंगे, दिन या रात हो जाएगा, दिन या रात हो जाएगा। अर्थात जहाँ विलोम शब्दों का समूह होगा, देखिए विलोम शब्दों का समूह होगा, वहाँ पर वैकल्पिक द्वंद्व समास दो स्थितियों में होता है, जहाँ विलोम शब्दों का समूह होगा, और दूसरा जब दो अलग अलग संख्याएं योजक चिन्हों के साथ कैसी हो, जुड़ी हो, वहाँ पर भी वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। ठीक है, यह पहला था वैकल्पिक द्वंद्व समास का, जहाँ विलोम शब्दों का समूह होगा, अर्थात पदों का विग्रह करेंगे, पदों के बीच में या अथवा का प्रयोग करते हैं। लाभ अथवा हानि, पाप अथवा पुण्य, सजीव अथवा निर्जीव, दिन अथवा रात भी तो हम कह सकते हैं। दोनों में विकल्प का भी वैकल्पिक का बोध हो रहा है। यह था पहला वैकल्पिक द्वंद्व समास, निम्न स्थितियों में होता है। पहला था जहाँ विलोम शब्दों का समूह होगा वहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा भेद क्या है इसका, वैकल्पिक द्वंद्व समास का दूसरा भेद क्या है, यदि दो, दूसरा भेद यही है, दूसरा क्या भेद है, यदि दो अलग अलग संख्याएं, यदि दो अलग अलग संख्याएं, लिख लीजिए, यदि दो अलग अलग संख्याएं, यदि दो, पहला था जब विलोम शब्दों का समूह हो, यदि दो अलग अलग संख्याएं योजक चिन्ह से जुड़ी हो, योजक चिन्ह से जुड़ी हो, वहां पर भी कौन सा समास होता है, वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। ध्यान दीजिए, वैकल्पिक द्वंद्व समास, जहां यदि दो अलग अलग संख्याएं योजक चिन्ह से जुड़ी हो, वहां पर वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। लेकिन इसके दो भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं, वैकल्पिक जब भी जो दो अलग अलग संख्याएं योजक चिन्हों से जुड़ी होगी, इसके दो भेद होते हैं। एक तो होता है क्रमागत, क्रमागत का मतलब है जो क्रम से आए, एक तो हो गया क्रमागत, दूसरा है अंतराल युक्त, अंतराल युक्त होता है। दूसरा क्या होता है, अंतराल युक्त होता है। अर्थात और इसका विग्रह करेंगे तो संख्याओं के बीच में या का प्रयोग होगा, संख्याओं के बीच में, अर्थात संख्याओं का जब भी प्रयोग विग्रह करेंगे, जब भी समासिक पद लिखेंगे, विग्रह करेंगे, संख्याओं के बीच में या का प्रयोग, या का प्रयोग, अर्थात जब भी समास विग्रह लिखेंगे वह या के साथ प्रयोग होगा। जैसे कहा जाए 3 4, उदाहरण है जैसे 3 4 बराबर 3 या 4, या तो 3 ही कहेंगे या क्या कहेंगे, 4 कहेंगे, 3 या 4। 5 6, 5 और 6 बराबर 5 या 6, 5 या 6 ही होगा। अर्थात क्रमागत वैकल्पिक द्वंद्व समास किसे कहते हैं, संख्याओं के बीच, ध्यान दीजिए जो क्रम से आया, अर्थात संख्याओं के बीच, देखिए क्रम से है कि नहीं, 3 के बाद 4 आया, 5 के बाद 6 आया है, क्रम से है कि नहीं, इससे 3 4 का बोध करेंगे, 3 या 4, 5 या 6 क्रम से आई है कि नहीं, क्रमानुसार जो आया संख्याओं के बीच में। जब भी इन पदों का विग्रह करेंगे, संख्याओं के बीच में किसका प्रयोग करेंगे, या का प्रयोग करेंगे। जैसे 3 4 बराबर 3 या 4, 5 6 बराबर 5 या 6। देखिए दोनों
प्रधान पद है, 3 भी प्रधान है, 4 भी प्रधान है, 5 भी प्रधान है और 6 पद है, दोनों पद प्रधान है, तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा। लेकिन कौन सा? वैकल्पिक द्वंद्व समास का ही भेद है। ठीक है। और अंतराल मतलब इसमें लिख लीजिए, प्रथम संख्या में से लेकर अद्वितीय संख्याओं में तक जोड़ेंगे। प्रथम संख्या में लिख लीजिए, अंतराल मतलब प्रथम संख्या में से लेकर, प्रथम संख्या में से लेकर और द्वितीय संख्या में तक जोड़ेंगे, इतना ध्यान दीजिएगा। प्रथम संख्या में से लेकर, प्रथम संख्या में किसको लेंगे? से लेकर, और द्वितीय संख्या में क्या करेंगे? तक जोड़ेंगे। जैसे 10 20, जैसे उदाहरण देखेंगे 10 20, अर्थात इसका समास विग्रह करेंगे 10 से लेकर 20 तक। देखिए 10 से लेकर, देखिए से लेकर कहाँ तक? 20 तक। 10 20 मतलब 10 से लेकर 20 तक। देखिए लास्ट में तक सब जोड़ दिया। और 40 50, देखिए अंतराल युक्त है कि नहीं? 10 20 कहेंगे, 10 और 20 में 10 का अंतर है, अंतराल युक्त है, अर्थात संख्याओं में अंतर पाया जाएगा। लेकिन यही ध्यान दीजिए, प्रथम संख्या में से लेकर और द्वितीय संख्या में तक जोड़ेंगे। जैसे 10 है तो से लेकर, 20 है 20 तक कह देंगे। जैसे 40 50, जैसे 40 50 बराबर 40 से लेकर 50 तक। इसका समास विग्रह करेंगे 40 से लेकर 50 तक। 40 से लेकर 50 तक, से लेकर और तक है। तो यह क्या हो गया? वैकल्पिक द्वंद्व समास के दो भेद थे। पहला पद यही था, पहला क्या था? जब विलोम शब्दों का समूह होगा। और दूसरा क्या था? जब दो अलग अलग संख्याएं योजक चिन्ह से जुड़ी हो। देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग है कि नहीं? दो अलग अलग संख्याएं हैं, जोड़ी गई हैं। तो ध्यान दीजिए, क्रमागत में या का प्रयोग करेंगे विग्रह जब करेंगे, और अंतराल युग में प्रथम संख्या में से लेकर द्वितीय संख्या में तक का प्रयोग करेंगे। यह था वैकल्पिक द्वंद्व समास में दोनों स्थितियां हो गई है। और तीसरा जो समास है, द्वंद्व समास का जो तीसरा भेद है, समाहार द्वंद्व समास है। समाहार द्वंद्व समास है। देखिए समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। वीडियो तो काफ़ी लंबी होगी, देख लेते हैं चलिए एक ही क्लास में, नहीं तो बंद ही कर दे क्या, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए देखिए तीसरा है, तीसरा क्या है? समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास वह समास जिसके पदों में समूह का बोध हो, उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। लिख लीजिए परिभाषा, वह समास जिसके पदों में समूह का बोध हो, जिसके पदों में समूह का बोध हो, उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। उसे समाहार द्वंद्व समास, वह समास जिसके पदों से समूह का बोध हो। यहाँ एक चीज छूट गया है, से। वह समास जिसके पदों से समूह का बोध हो, उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। समाहार द्वंद्व समास निम्न स्थितियों में होता है। समाहार द्वंद्व समास निम्न स्थितियों में होता है। देखिए समाहार द्वंद्व समास किन किन स्थितियों में होता है, सबसे पहले देख लीजिए किन स्थितियों में होता है। क, ख और ग, तीन स्थितियों में
समाहार द्वंद्व समास निम्न स्थितियों में होता है। पहला, समानार्थी शब्दों का समूह। पहला क्या होगा? समानार्थी शब्दों का समूह। समानार्थी शब्दों का समूह अर्थात ऐसा शब्द जो समान अर्थ को प्रकट करे, वहाँ पर समानार्थी शब्दों का समूह अगर आ जाए तो वहाँ भी समाहार द्वंद्व समास होता है। सार्थक निरर्थक शब्दों का समूह। सार्थक सार्थक और निरर्थक शब्दों का समूह अगर आ जाएगा तो वहाँ भी कौन सा समास होगा? द्वंद्व ही होगा, लेकिन समाहार द्वंद्व समास। समाज में एक साथ प्रयुक्त होने वाले, समाज में एक साथ प्रयुक्त होने वाले समास। समाज में एक साथ प्रयुक्त होने वाले, समाज में एक साथ प्रयुक्त होने वाले शब्दों का समूह। शब्दों का समूह अर्थात इन तीन स्थितियों में समाहार द्वंद्व समास होता है। देखिए, समाहार द्वंद्व समास निम्न स्थितियों में होता है। पहले कब? समानार्थी शब्दों का समूह आ जाए, वहाँ भी समाहार द्वंद्व समास है। सार्थक निरर्थक शब्दों का समूह आ जाएगा, वहाँ भी समाहार द्वंद्व समास है। अब समाज में एक साथ प्रयुक्त होने वाले शब्दों का समूह आ जाए, वहाँ पर भी समाहार द्वंद्व समास होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? समानार्थी शब्दों का समूह। इन दोनों को मिटा रहे हैं। पहला है समानार्थी शब्दों का समूह। लिख लीजिए पदों का विग्रह करते समय। यहाँ लिख लीजिए, अगर इनका पदों का लिख लीजिए, पदों का विग्रह करते समय, पदों का विग्रह करते समय जब भी समानार्थी शब्दों का विग्रह करेंगे तो पदों का विग्रह करते समय पदों के बीच में विग्रह करते समय पदों के बीच में अर्ध विराम क्या है? यही, अर्थात अल्प विराम के ऊपर एक बिंदु दे दिया जाए, अर्ध विराम लगाकर अंत में आदि शब्द लिख देते हैं। अंत में आदि शब्द लिख देते हैं। जैसे क्या लिख देंगे? जैसे, अब देखिए उदाहरण। जैसे उदाहरण क्या है? जैसे कपड़ा लत्ता का अगर विग्रह करेंगे, कपड़ा लत्ता आदि, कपड़ा लत्ता आदि। देखिए अंत में आदि लगा देते हैं और अर्ध विराम के साथ लिखते हैं। अर्ध विराम के साथ लिखते हैं। पदों का विग्रह करते समय पदों के बीच में अर्ध विराम लगाकर अंत में आदि शब्द लिख देते हैं। और आगे क्या कर रहे हैं? कीट पतंग। अगला उदाहरण है कीट पतंग बराबर कीट पतंग आदि। कीट पतंग आदि। घास फूस बराबर क्या हो जाएगा? घास फूस आदि। ठीक। और साग सब्जी बराबर हो जाएगा साग सब्जी आदि। तो यही था समानार्थी शब्द। देखिए कपड़ा और लत्ता एक ही अर्थ व्यक्त कर रहा है। कीट पतंग एक ही अर्थ है। घास फूस एक ही अर्थ का बोध करा रहा है। साग सब्जी एक ही अर्थ है। समानार्थी शब्दों का समूह आ जाएगा। पदों का विग्रह करते समय पदों के बीच में अर्ध विराम लगाकर अंत में आदि शब्द लिख देते हैं। देखिए आदि शब्द लिखे हैं कि नहीं? तो कपड़ा लत्ता आदि, कीट पतंग आदि, घास फूस आदि, साग सब्जी
आदि हो जाएगा। यह था समानार्थी शब्दों का समूह। लेकिन है कौन सा समास? समाहार द्वंद्व समास है। ठीक है। अब दूसरा क्या है? सार्थक निरर्थक शब्दों का, सार्थक निरर्थक पदों का समूह। सार्थक निरर्थक शब्दों का समूह कहिए चाहे पदों का समूह कहिए। ठीक है। दूसरा है तो का हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा ख। लिख लीजिए सार्थक निरर्थक, सार्थक निरर्थक पदों का समूह कहिए चाहे शब्दों का समूह कहिए। जहां पर सार्थक और निरर्थक पदों का समूह। लिख लीजिए पदों का विग्रह करते समय, लिख लीजिए पदों का विग्रह करते समय, पदों का विग्रह करते समय निरर्थक शब्दों को, निरर्थक पद को हटाकर उनके स्थान पर, निरर्थक पद को हटाकर उनके स्थान पर, निरर्थक पद को हटाकर उनके स्थान पर आदि लिख देते हैं। उनके स्थान पर आदि लिख देते हैं। ठीक है। पदों का विग्रह करते समय निरर्थक पदों को हटा देंगे और उनके स्थान पर क्या लिख देंगे? आदि लिख देंगे। जैसे पानी वानी, पानी वानी बराबर पानी आदि, पानी आदि हो जाएगा। जैसे रोटी ओटी, रोटी ओटी, रोटी ठीक है लेकिन ओटी निरर्थक है तो रोटी आदि हो जाएगा, रोटी आदि हो जाएगा। जैसे नानी वानी, नानी ठीक है लेकिन वानी क्या है? तो वानी को हटा देंगे, नानी आदि। जैसे नानी आदि। चाय वाय, चाय वाय बराबर क्या हो जाएगा? चाय आदि हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं है। सार्थक निरर्थक पदों का समूह में क्या होगा? पदों का विग्रह करते समय हम निरर्थक शब्दों को हटाएंगे। निरर्थक शब्द बाद वाला ही शब्द है। निरर्थक शब्दों को देखिए क्या किया? हटा करके उनके स्थान, इन पदों को हटाएंगे, उनके स्थान पर आदि रख देंगे। पानी आदि, रोटी आदि, नानी आदि और चाय आदि हो जाता है। अब तीसरा हमारा भेद है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख लीजिएगा। तीसरा हमारा भेद क्या है? देखिए समाहार द्वंद्व समास का तीसरा भेद है। तीसरा क्या है? समाज में एक साथ बोले जाने वाले, समाज में एक साथ बोले जाने वाले ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनसे प्राणियों अथवा वस्तुओं के समूह का बोध हो, जिनसे प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, वहाँ पर कौन सा समास होता है? समाहार द्वंद्व समास होता है। ध्यान दीजिएगा पदों का विग्रह करते समय, पदों के बीच में, पदों का विग्रह करते समय, विग्रह करते समय पदों के बीच में, पदों के बीच में अर्ध विराम, अर्ध विराम लगाकर अंत में, अर्ध विराम लगाकर अंत में आदि, अंत में क्या भैया? आदि शब्द लिख देते हैं। अंत में आदि शब्द लिख देते हैं। यह था। ठीक है। देखिए समाज में एक साथ बोले जाने वाले ऐसे शब्द जिनसे प्राणियों अथवा किससे वस्तुओं का बोध होता है उसे हम समाहार द्वंद्व समासी होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा पदों का विग्रह करते समय पदों के बीच में अर्ध विराम लगाकर अंत में आदि जोड़ देते हैं। जैसे नमक मिर्च, जैसे नमक मिर्च बराबर हो जाएगा नमक मिर्च आदि, नमक मिर्च
क्या हो जाएगा? आदि। देखिए अर्ध विराम लगाकर आदि लिख दिए हैं। दाल रोटी, दाल रोटी। और देखिए सब में दोनों पद क्या है? प्रधान है कि नहीं? सब में दोनों पद प्रधान है, दोनों द्वंद्व समास का ही भेद है। तो दाल रोटी आदि क्या हो जाएगा? दाल रोटी आदि। जैसे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे बराबर पेड़ पौधे आदि, पेड़ पौधे आदि हो जाएगा। तो देखिए समाज में एक साथ ऐसे बोले जाने वाले, एक साथ बोले जाने वाले ऐसे शब्द जिनसे प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध है। जैसे नमक मिर्च, नमक मिर्च प्राणियों का बोध हो रहा है, वस्तुओं का बोध हो रहा है। दाल रोटी भी क्या है? वस्तुएं हैं। पेड़ पौधे क्या है? प्राणियों हैं। अर्थात जहाँ जिनसे प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो लेकिन समाज में एक साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। तो पदों का जब भी विग्रह करेंगे पदों के बीच में अर्ध विराम लगाकर अंत में आदि जोड़ देते हैं। जैसे नमक मिर्च आदि, दाल रोटी आदि, पेड़ पौधे आदि। यह था इस क्लास में हमने द्वंद्व समास को पढ़ा। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस क्लास को हम इसमें समाप्त कर रहे हैं। अगले वाली वीडियो में नेक्स्ट भाग को हम लेकर आपके सामने कल प्रस्तुत होंगे। आज के लिए यह क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।